नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत नेचुरल लॉ स्कूल यानी कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से आप लोगों के साथ आज रेनेसां थ्योरीज यानी पुनर्जागरण काल के सिद्धांत, जिसमें सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी थी, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगी। इसके अंतर्गत जो विभिन्न विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं और विधिवेत्ता रहे हैं, उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की विचार आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जैसे कि ग्रोशियस, पुफेनड्रॉफ, होब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये काल कौन सा था और इसके अंतर्गत सामाजिक संविदा जो थी उससे क्या अर्थ है, और उसके बाद में इन विभिन्न विचारकों ने अपने क्या क्या विचार दिए थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि जो रेनेसां यानी पुनर्जागरण काल है, इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है और इस दौरान जो थ्योरीज यानी सिद्धांत दिए गए उनका क्या विशेष महत्व रहा। तो जब हम इस समय में जो विभिन्न घटनाएं हुई और विभिन्न विचारकों द्वारा विचार जो दिए गए उनको जब पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये काल आम जागरण तथा ज्ञान के सभी क्षेत्रों में नए विचारों के पुनरुत्थान की शुरुआत रहा। This period marked a general awakening and resurgence of new ideas in every field of knowledge. ध्यान रखिएगा that new developed branches of knowledge and discoveries of science shattered the foundation of established values. इस दौरान में ज्ञान की नई नई शाखाएं जो हैं वो विकसित हो रही थी और साथ ही साथ विज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार की खोजें भी की जा रही थी, जिनके के कारण जो स्थापित मूल्य थे उनका जो आधार था वह हिल चुका था। Such and other factors combined together created forces to overthrow the dominance of the church. ऐसे और भी अन्य कारकों के मिल जाने से इस तरह की शक्ति का सृजन हुआ कि चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी गई। और साथ ही द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स क्रिएटेड न्यू क्लासेस इन द सोसाइटी which wanted more protection from the state. वाणिज्य के क्षेत्र में विकास से समाज में नए वर्गों का सृजन हुआ जिन्हें राज्य से और संरक्षण चाहिए था। Colonization resulted in the birth of nationalism. नूतन प्रदेश यानी उपनिवेशन से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। One of the implication was the conception that the state must have full sovereign powers. इसका एक पहलू राज्य को संप्रभु की पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए की संकल्पना भी थी। New theories supporting the sovereignty of the state were propounded. इस कारण से राज्य की संप्रभुता में सहायक नए सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया गया था। तो हम ये पाते हैं कि प्राकृतिक विधि के संबंध में यानी नेचुरल लॉ के संबंध में द फाउंडेशन स्टोन फॉर ऑल दीज थ्योरीज वाज सेक्युलराइज्ड रीजन। इन सभी सिद्धांतों की आधारशिला धर्मनिरपेक्ष विवेक बुद्धि थी। कौन से सिद्धांत, कौन सी थ्योरीज जो इस काल में आई। So also the natural law theories also have the same. अतः प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों में भी समान वैशिष्ट्य है। Now these theories proceed from the supposition that a social contract is the basis of society. ये सिद्धांत इस कल्पना से अग्रसर हुई कि सामाजिक संविदा समाज का आधार है। ध्यान रखिएगा कि यही वो काल है जिसमें विधि एवं धर्म अधर्म शास्त्र का पृथक्करण हुआ, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड रिलीजन और स्क्रिप्चर्स,
नेचुरल राइट्स केम अप, प्राकृतिक अधिकार इस समय में सृजित हुए, लोगों ने इनके बारे में बात करनी शुरू की। और कॉजल एंड एम्पेरिकल यानी कारण तथा अनुभव परक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। तो अब दिखती सी बात है कि हमें ये जानना होगा कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, यानी इसके क्या मायने थे, सामाजिक संविदा से क्या अर्थ है। तो हम ये पाते हैं कि यूं तो ये जो टर्म है, पद है, ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका था, उपयोग में रहा था, लेकिन संकल्पना के रूप में ये 14वीं शताब्दी में परिलक्षित हुआ। As a concept, it was found to be in existence in the 14th century. संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जीता था, ऐसा इस सामाजिक संविदा की संकल्पना के अंतर्गत माना गया। That in the beginning man lived in the natural state. तो ये कौन सी अवस्था थी? जबकि ना तो कोई सरकार थी और ना ही कोई विधि। नो गवर्नमेंट, नो लॉ। अब ये जो अवस्था थी, इसके बारे में विचारकों के दो मत थे। फॉर सम इट वॉज हार्डशिप, ऑपरेशन। कुछ लोगों के लिए ये कठिनाई, पीड़न का काल था। ये वे लोग थे जो कि पूर्ण शक्ति के समर्थक थे, यानी किसी शासक, संप्रभु या सरकार में पूर्ण शक्ति के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि ये काल कठिनाई और पीड़न का था। Those who supported the absolute power of the sovereign or the ruler or the government believed that this time was a period of hardship and oppression. जबकि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये आनंद और हर्ष का काल था। ये वे लोग थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। Those who supported the freedom of individual actually believed that this period was a period of bliss and joy. ठीक है? अब इस सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जब ऐसी अवस्था चल रही थी, उस समय में एग्रीमेंट किया गया। एक नहीं बल्कि दो। पहला क्या था कि व्यक्तियों ने जान तथा संपत्ति के संरक्षण के लिए इकट्ठा होकर के समाज की स्थापना की। For the protection of their lives and property, men got together and thus the society came into existence. और इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने एक प्राधिकारी की आज्ञा की पालना हेतु अपनी स्वतंत्रता, अधिकार सारे ही या उनका कुछ भाग का आत्मसमर्पण कर दिया तथा उस प्राधिकारी ने उन सभी की जान, संपत्ति और कुछ सीमा तक स्वतंत्रता के संरक्षण की भी जिम्मेदारी ली। So what these people who now had formed a society did was that they entered into another agreement according to this theory, and that was that they undertook to obey authority. Thereby, they surrendered the whole or part of their freedom and rights, and the authority in return guaranteed every one of them protection of life, property, and to a certain extent liberty. Okay? तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसके implications क्या हुए, निहितार्थ क्या हुआ? That the people are the source of political power. यह है कि राजनैतिक शक्ति का स्रोत लोग हैं। और एक और implication हुआ और वो था that the concept of society of these philosophers is individualistic. ये कि इन दार्शनिकों की समाज की संकल्पना व्यक्तिवादी है ना? सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अर्थ जानने के बाद में इस काल के प्राकृतिक विधि के जो विचारक रहे थे, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को जानना और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं ह्यूगो ग्रोशियस महोदय से।
ये महान डच विचारक थे और इन्हें हम अंतरराष्ट्रीय विधि के जनक के रूप में, जी हाँ, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में भी जानते हैं। इनके अनुसार मनुष्य मुख्यतया शांतिपूर्ण समाज की इच्छा करता है, डिजायर फॉर पीसफुल सोसाइटी। इन्होंने प्राकृतिक विधि संबंधी जो विचार था उसको एकदम नया स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने दरअसल प्राकृतिक विधि को निरपेक्ष और युक्तिपरक आधार प्रदान किया। He gave secular and rational basis to natural law. इनके अनुसार मानव अपनी बुद्धिमानी के अनुसार दूसरे समान लोगों के साथ संगठित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है। जो इस प्राकृतिक भावना से मेल खाता है वह उचित है और जो इसके विपरीत है वह अनुचित है। तो इन्होंने प्राकृतिक विधि की व्याख्या करते हुए कहा कि यह उचित युक्ति का आदेश है, that natural law is the order of fair reason. साथ ही इन्होंने यह भी माना और इस बात पर बल भी दिया कि शासक प्राकृतिक विधि और राष्ट्रों की विधि के अनुपालन के लिए बाध्य है, that ruler is bound to obey natural law and international law. फिर हम पुफेनडॉर्फ यानी जिनका पूरा नाम सैमुअल पुफेनडॉर्फ है, उनका विचार देखते हैं। इनके अनुसार दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही थी। वो क्या कि एक तो ये कि मनुष्य विद्वेषपूर्ण और दमनकारी प्रवृत्ति रखता है और साथ ही साथ ये कि वो समाज में शांतिपूर्ण जीवन बिताने की इच्छा रखता है। इन दोनों ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया और जब हम इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसको देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने ग्रोशियस महोदय के द्वारा प्राकृतिक विधि संबंधी जो विचार दिए थे उनमें विस्तार ही किया था। He dealt with natural law very comprehensively. विस्तृत रूप से उन्होंने प्राकृतिक विधि संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इन दो प्रवृत्तियों के बारे में जो कि मनुष्य की हैं, उनको जानते हुए इन्होंने ये कहा कि किसी कारण से प्राकृतिक विधि के भी दो मूल सिद्धांत हैं। तो हमारे उद्देश्य के लिए यहाँ ये जो दो सिद्धांत पुफेनडॉर्फ महोदय के द्वारा दिए गए थे उनको जान लेना जरूरी है। So he said that there are two fundamental principles of natural law. प्राकृतिक विधि के दो मूल सिद्धांत हैं। पहला कि मनुष्य अपने जीवन, अंग, स्वयं और संपत्ति को यथासंभव संरक्षित करने की अपेक्षा करता है। That the man expects to protect life and limb as far as he can and to save himself and his property. और दूसरा, that no one is to do anything whereby society among men may be less tranquil. मानव समाज में गड़बड़ी न फैलाने या ऐसा न करने की अपेक्षा करता है जिससे किसी भी तरह समाज कम शांतिपूर्ण बन जाए। ये दोनों ही बातें उनके द्वारा इस स्टेटमेंट में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती हैं और वह है that each should be zealous so to preserve himself that society among men be not disturbed. प्रत्येक व्यक्ति इस तरह स्वयं को परिरक्षित करने के लिए उत्साही होना चाहिए कि लोगों में स्थापित समाज अशांत ना हो। ठीक है, हम लोग थॉमस हुक, जॉन लोके और रूसो इनके द्वारा प्राकृतिक विधि संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए गए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो की आखिरी स्लाइड है और इसी स्लाइड से आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत जो विचार प्रस्तुत किए गए वो अलग अलग समयों में अलग अलग विचारों का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो होब्स महोदय से शुरुआत करते हैं। इनका पूरा नाम थॉमस होब्स था। इनका ये मानना था कि जो प्रारंभिक अवस्था थी वह शांतिपूर्ण अवस्था नहीं थी। तो ये मानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जब संप्रभु को अपने अधिकार हस्तांतरित किए गए तो उस समय में संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति प्रदान कर दी गई थी। होब्स महोदय के अनुसार लॉ ऑफ नेचर कैन बी डिस्कवर्ड बाय रीजन। प्रकृति की विधि युक्ति से खोजी जा सकती है, ये उनका मानना था। और किस तरह
which says what man should do and what he should not do. मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट इन्होंने इस संबंध में कुछ बातें लिस्ट भी की हैं, प्रस्तुत भी की हैं. तो इनके अनुसार मैन हैज नेचुरल डिजायर फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर. मनुष्य स्वभावतः सुरक्षा और व्यवस्था की इच्छा रखता है और इसी कारण से सर्वोच्च शक्ति का सृजन हुआ. Therefore, the superior authority was actually established. होप्स महोदय के अनुसार प्राकृतिक विधि संप्रभु के लिए मात्र नैतिक दिशा निर्देश हैं. हालांकि एक जगह तो इन्होंने संप्रभु को सर्वोच्चता प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि संप्रभु शासक ने समाज में शांति कायम रखने और नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति को खो दिया है, तो नागरिक शासक के प्रति निष्ठा के कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे. ऐसा इनका मानना था. लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सॉवरेन पावर को सुप्रीम माना. फिर हम देखते हैं कि जॉन लोक महोदय ने क्या कहा है प्राकृतिक विधि के संबंध में. इनके अनुसार स्टेट ऑफ नेचर वाज गोल्डन एज. प्रकृति की अवस्था स्वर्णिम काल था. ओनली द प्रॉपर्टी वाज इनसिक्योर. केवल संपत्ति असुरक्षित थी. एंड देयरफॉर men entered into the social contract. और इस कारण से मनुष्य ने सामाजिक संविदा की. According to him, not all rights but only a part of them were actually transferred to an authority, and that was actually to maintain order and to enforce the law of nature. इनके अनुसार मनुष्य ने ये जो सामाजिक संविदा की, उसके चलते अपने अधिकारों का हस्तांतरण तो किया, लेकिन सभी अधिकारों का नहीं, अपितु केवल कुछ अंश तक का ही. और वह भी किस लिए? व्यवस्था बनाए रखने और प्रकृति की विधि का प्रवर्तन करने के लिए. ठीक है. लोक महोदय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे. इनके बारे में उन्होंने कहा था. तो इनके दरअसल विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से संबंधित रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम, मैन हैज गॉट सम नेचुरल राइट्स. मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो उसने अपने पास ही बनाए रखे, which were retained by himself. और सरकार तथा विधि का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन तथा संरक्षण ही है. According to him, the purpose of government and law is actually only to uphold and protect these natural rights. ठीक है. उसके बाद में हम रूसो महोदय ने क्या कहा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. तो जीन जैक्स रूसो ने दरअसल कम्युनिटी यानी समूह या जिसे हम समुदाय भी कहते हैं उसको सर्वोच्च माना और उन्होंने जनरल विल के बारे में बात कही है. तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने कहा ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है ये दरअसल हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है. सामाजिक संविदा दरअसल काल्पनिक निर्माण है. इनके अनुसार अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो men united for the preservation of their rights of freedom and equality among men. इनके अनुसार मनुष्य संयुक्त हुए अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों के संरक्षण तथा मनुष्यों में समानता के लिए. और आगे ये कहते हैं कि जो अधिकारों का समर्पण किया गया है ये दरअसल किसी व्यक्ति को नहीं किया गया बल्कि सामान्य इच्छा को किया गया है. According to him, the surrender of rights is not to an individual, but to general will. और ये कहते हैं कि इसके द्वारा यानी जनरल विल सामान्य इच्छा के द्वारा बनाए राज्य तथा विधियां सामान्य इच्छा के ही अधीन है जिसके द्वारा राज्य का सृजन हुआ है. He makes it very clear that state and laws made by it are subject to the general will which creates the state. तो रूसो महोदय के अनुसार ये दरअसल लोगों की एक सामान्य इच्छा थी कि राज्य को इस तरह से सृजित किया जाए जिसका कि कार्य होगा
मनुष्यों के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका वो संरक्षण करेंगे और मनुष्यों में समानता बनाए रखेंगे। और न केवल ये, बल्कि वो एक्चुअली जो ये राइट्स हैं लोगों के, उन राइट्स का संवर्धन भी करेंगे। ठीक है ना? सो आई रियली होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को पुनर्जागरण काल में प्राकृतिक विधि संबंधी जो विभिन्न विचारक हैं उन्होंने, उनमें से जो मुख्य है उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे वो स्पष्ट हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट पार्ट में यानी 4th पार्ट में हम मिलेंगे, नेचुरल लॉ स्कूल संबंधी कुछ और विचारों को जानेंगे। ओके, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स and all the very best in all you do. God bless you all. Thank you so much. Bye.